हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है। और आज का हमारा जो सवाल है वो है भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो संघीय व्यवस्था है भारत का, वो बेल्जियम से क्या मिलता जुलता है, मतलब क्या मिलती जुलती है। बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता, एक गुण को बता दें और उससे अलग एक विशेषता को बताएं जो नहीं मिलता जुलता है, जो मिलती जुलती नहीं है। कहने का मतलब है भारत और बेल्जियम से आपको तुलना करना है कि भारत भी संघीय व्यवस्था है, बेल्जियम भी संघीय व्यवस्था है, बट डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है। तो एक अंतर को बताना, एक अलग विशेषता को बताना है। समानता क्या है, मतलब कि क्या दोनों में समानता क्या है, एक ये विशेषता को बताना है। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। इतना ही होगा। अच्छा चलिए। कहता है भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता क्या है। तो यही है कि दोनों भारत और बेल्जियम की संघीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था में गठन का तरीका एक है, मतलब बनाने का तरीका एक है। भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। कहने का मतलब ये है कि भारत में राज्यों को मिला करके और राज्यों का एक संघ बनाया गया है। मतलब भारत जो देश बना है ना, ये राज्यों से मिल करके बना है। ठीक है। सभी राज्यों को मिला करके एक संघ बनाया गया, अर्थात भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। उसी प्रकार से बेल्जियम में क्या हुआ है ना, बेल्जियम भी राज्यों का संघ है। मतलब बहुत सारे राज्यों को गठन करके बेल्जियम देश बनाया गया है और वहाँ का जो संघ है वहाँ भी राज्यों का ही संघ है। एक जो दूसरा तरीका होता है ना, वो स्वतंत्र देश को मिला करके एक संघ बनाता है। जैसे मान लीजिए ये ए अलग देश है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, अलग अलग देश है चारों। लेकिन अगर ये चारों देश अगर ए बी सी डी चारों अलग अलग जो देश हैं, अगर ये एक साथ मिल जाए और देशों का संघ बनाए तो ये भी तो संघीय शासन व्यवस्था हो सकता है। तो जो ये होगा ये देश का होगा और हमारा देश और बेल्जियम में क्या है, तो राज्यों को मिला करके संघ बनाया गया है। तो इसीलिए बनाने का तरीका जो संघ है, संघीय व्यवस्था बनाने का तरीका दोनों का सेम है, बेल्जियम और भारत का। अंतर क्या है, तो अंतर यह है, अंतर क्या है, एक मिनट, अंतर यह है कि भारत की संघीय सरकार में बेल्जियम से अलग एक विशेषता है। भारत में तीसरे स्तर की पर जो सरकार है, बेल्जियम की भांति कोई सामुदायिक सरकार नहीं है, अलग अलग जाति, संस्कृति, शैक्षणिक और भाषाई हितों की रक्षा करती हो। मतलब कहना ये चाह रहा है कि भारत में 3 स्तर के सरकार हैं। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार। ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। लेकिन बेल्जियम में कुछ हुआ यूं ही, बेल्जियम जो देश है यहाँ भी 3 स्तर की सरकार है। केंद्र सरकार तो है, राज्य सरकार तो है, इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो एक सामुदायिक सरकार है। ठीक है। सामुदायिक सरकार है। ये सामुदायिक सरकार कौन सरकार होते हैं, ये सामुदायिक सरकार वो सरकार होते हैं जो एक ही भाषा बोलने वाले होते हैं। एक ही भाषा, एक ही भाषा मतलब भाषा के आधार पर है। एक ही भाषा बोलने वाले के जो लोग होते हैं वो एक सरकार को चुनते हैं, उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। ये बेल्जियम में चलता है, भारत में नहीं चलता है। तो ही अंतर था। अब आप सिंपल वे में अपने भाषा में इसको बहुत ही आसान तरीकों से इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए किताब का जो लिखा हुआ है इस पर मत जाइए। ठीक है। और इस पर एकदम आप ध्यान नहीं रखिए, आप एकदम ध्यान से सुनिए और उसको आप अपने कॉपी में नोट्स बनाते हुए लिखते जाइए। ठीक है। हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और एक उससे अलग एक विशेषता को बताएं। तो मिलती जुलती विशेषता को सबसे पहले हम बताएंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता यह है कि दोनों, अर्थात भारत और बेल्जियम की जो संघीय शासन व्यवस्था है, दोनों में संघीय शासन व्यवस्था का गठन करने का तरीका एक है। ठीक है। तो मिलती जुलती विशेषता क्या है, मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों में
गठन करने का तरीका एक है। मतलब संघीय शासन व्यवस्था गठन करने का तरीका एक है। फिर ध्यान से सुनो, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम और मिलती जुलती से एक विशेषता। क्या मिलती जुलती विशेषता है? तो बोलेंगे भारत और बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता यह है कि दोनों देशों में संघीय शासन व्यवस्था गठन करने का तरीका एक है। यही एक मिलती जुलती विशेषता है। और उससे अलग विशेषता यह है कि भारत में तीसरे स्तर की सरकार है ना, बेल्जियम की भांति, मतलब बेल्जियम की तरह सामुदायिक सरकार नहीं है। मतलब मिलती जुलती विशेषता बता दिए। क्या मिलती जुलती नहीं, उससे अलग क्या है? तो बेल्जियम एक सामुदायिक सरकार है, तीसरे स्तर की सरकार सामुदायिक सरकार है, जो कि भारत में सामुदायिक सरकार नहीं है। यही यह अंतर है, उससे अलग विशेषता है। यही तक इसी प्रकार से आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे कमेंट करके लिखें और बताएं कि हमें इसका भी जवाब बताइए सर, और इस क्वेश्चन को भी हमें आंसर चाहिए, तो मैं आपको अपने आसान भाषा में आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, अर्थात एक नए क्वेश्चन के साथ एक नए अंदाज में आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से आज सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। कहने का मतलब यह है इसका कि जो संघीय है, संघीय और एकात्मक में क्या अंतर है, इस चीज को आपको पूछा गया है। संघात्मक शासन और एकात्मक शासन में क्या अंतर है, संघात्मक सरकार एकात्मक सरकार में क्या अंतर है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला अंतर यह है, संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, आपको तो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बता देते हैं। संघात्मक का मतलब क्या, संघीय शासन व्यवस्था। एकात्मक का मतलब क्या, जहाँ एक सरकार होगा, जो कि अभी आपको यहाँ डिटेल से पढ़ाएंगे। पहला अंतर है कि संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक होता है। मतलब यह है कि जहाँ या जिस देश में संघात्मक सरकार है, संघीय सरकार है, मतलब जो देश संघवाद है, जहाँ की सरकार संघात्मक सरकार है, वहाँ पर लिखित संविधान होगा। मतलब ये तो कन्फर्म है, बिना लिखित संविधान के वो देश नहीं चल सकता है। अर्थात वहाँ पर क्या होगा, लिखित संविधान होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। कुछ नहीं याद होता है तो आप ऐसे याद करो, भारत क्या है, तो भारत संघवाद है। भारत में कैसा सरकार, संघात्मक सरकार है। तो आप जरा बताइए कि भारत में लिखित संविधान है कि नहीं है? तो बस ऐसे ही समझ लीजिएगा कि संघात्मक सरकार में क्या होगा, लिखित संविधान का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट उल्टा कर देंगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल वे में, इसमें जो जरूरी है इसमें जरूरी नहीं है। बस एकात्मक सरकार में लिखित संविधान होना जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, ये अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं है भैया। दूसरा क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति पास का विभाजन होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर संघात्मक या संघवाद देश है तो उसमें कम से कम 2 स्तर की सरकार तो कन्फर्म होगा। एक होगा केंद्र सरकार, क्या क्या स्क्रीन टच में टिपा जाता है। अच्छा रुकिएगा, अब थोड़ा सा कर लेते हैं। कहता है दूसरा क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है कि जितने भी संघात्मक या संघवाद देश होंगे उसमें कम से कम 2 सरकार होंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ये अलग बात है, 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम कम से कम 2 जरूर होगा। 2 के बिना संघवाद या संघात्मक सरकार हो ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों के बीच में क्या बंटवारा होता है, सत्ता क्या होता है सर, शक्ति। कौन सा शक्ति, क्या शक्तिमान वाला शक्ति नहीं, यहाँ शक्ति का मतलब कौन सा शक्ति का बात किया जा रहा है, यहाँ शक्ति राजनीतिक शक्ति,
ठीक है, शासन करने का शक्ति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसका अपोजिट क्या करना है, यहाँ संपूर्ण सत्ता मतलब संपूर्ण शक्ति जो होता है वो केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, सारा पावर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार के पास कोई पावर ही नहीं उसके पास। अगर ये बोल दिया केंद्र सरकार, अगर बोल दिया राज्य सरकार को, केंद्र सरकार ने ऑर्डर किया, ए राज्य सरकार आपको ना राज्य में सभी लोगों को 1-1 किलो लड्डू बांटना है, तो इसे बांटना पड़ेगा, मतलब ये आदेश करेगा तब बांटेगा, अपने मन से नहीं बांट सकता है। बस इतने समझ लो, सारा शक्ति किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, सारा पावर केंद्र के पास नहीं है, कुछ शक्ति इसके पास भी है, कुछ इसके पास भी है, अलग अलग दोनों ने सत्ता का बंटवारा किया, पावर का बंटवारा किया है। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र को देखते हुए। यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, श्रीलंका एकात्मक सरकार हो गया। यहाँ पर तीसरा क्या अंतर है, तो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकती। यहाँ पर जिस देश में संघात्मक सरकार है वहाँ पे केंद्र सरकार राज्य सरकार को ये ऑर्डर नहीं कर सकता है, आदेश जारी नहीं कर सकता है, ये कर सकती है। लेकिन केंद्रीय सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन को आदेश जारी कर सकती है। यहाँ का जो केंद्र सरकार होगा वो राज्य सरकार हो चाहे स्थानीय सरकार हो, किसी को भी ये आदेश जारी कर सकता है, इसके पास सारा पावर होता है, वो जैसा कहेगा वैसा सुनना पड़ेगा। संविधान प्रायः कठोर होता है, यहाँ का संविधान कैसा होता है, कठोर होता है। ठीक है, केंद्र सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकता, अर्थात दोनों का सहमति होना चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का सहमति होना जरूरी होता है। यहाँ पर क्या है, संविधान लचीला होता है, मतलब थोड़ा सा क्या सकते हैं, कठोर नहीं होता है। ठीक है, एकदम सॉफ्ट मुलायम है एकदम। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकती है, जब मन चाहे तब कर सकती है, कोई भी नियम कानून बदलाव कर सकती है केंद्र सरकार। लास्ट अंतर देखते हैं, संघात्मक सरकार में प्राय दोहरी नागरिकता होती है, एक राज्य की जिसमें व्यक्ति रहता है तथा दूसरी संघ की। मतलब एक तो पहचान हो गया कि भैया आप किस राज्य के हैं, तो आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के हैं, या वेस्ट बंगाल के हैं, या आप कह सकते हैं कर्नाटक केरल के हैं, या आप तमिलनाडु के हैं, कहाँ के हैं। सबसे पहले तो आपका ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कि आप भारतीय हैं, ठीक है, भारत देश के रहने वाले, तो दोनों नागरिकता हो गया। लेकिन एकात्मक सरकार में एक हरी नागरिकता होती है, सिर्फ एक, कोई व्यक्ति कहीं भी रहे उसे देश का नागरिकता प्राप्त होती है। मतलब सिर्फ देश का नागरिकता मिलेगा आपको, कि आप इस देश के निवासी हैं लेकिन इस राज्य के हैं, उसकी नागरिकता नहीं मिलेगी।